मैंने गोविंदा को बहुत एंजॉय किया है। थोड़ा सा काम मैंने अक्षय के साथ भी किया, उसको बहुत एंजॉय किया है। फारूक शेख तो बहुत ही मेरे करीब रहे हैं। मतलब फारूक और मेरा ऐसा था कि कोई भी घटना घटती थी देश में, कोई इंपॉर्टेंट, तो हमारी एक तबादला ख्यालात होता था। तो मैं अपनी पहली फिल्म जिसमें वो रिलीज हुई, उसमें मैं किशोर कुमार का गाना गा रहा था, आर.डी. बर्मन का स्वरबद्ध किया हुआ गाना। अगर मुझे आप फोन करती हैं तो मेरा गाना बजता है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में आप। वो अपने स्टाइल के अलग एक्टर, जो हम उनके जो पॉज जो बड़े फेमस है, अच्छा 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 का जो दोष है, वो वो फॉर्मूला फिल्मों के ऊपर मैं डालता हूं। तो इसीलिए मुझ जैसे एक्टर के लिए एक एंट्री बहुत मुश्किल थी कि मुझे राकेश बेदी को लेकर कोई सीरियस रोल क्यों ले। लेकिन मैंने अपनी ये सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये मैंने थिएटर में पूरी। और ये किसी बेवकूफ एक्टर का ही स्टेटमेंट हो सकता है कि वो वाला रोल आएगा, वो रोल अगर आया ना तो मैं जमाने को दिखा दूंगा। तो बाकी रोल कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, ये भी तुझे ही करने हैं भैया। हमारे जो आज के कलाकार हैं उनसे आपका परिचय करवाने जा रही है। हमारे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर के एक्टर राकेश बेदी। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आई होप आप भी बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका उम्मीद करती हूँ सर, बहुत दिनों से इच्छा थी आपसे बातचीत हो, आज आपने मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राकेश सर, हम लाजमी है जब फिल्मों की बात करेंगे, अपने करियर की बात करेंगे, तो शुरुआत लोग अक्सर किया करते हैं हमारे तुम्हारे से, कि आपने उसमें काम किया, संदीप कुमार साहब के साथ आप आए। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी एहसास के साथ। एहसास फिल्म की जब हम बात करते हैं, जीपी सिप्पी की ये फिल्म, हम इस फिल्म की जब बात करते हैं सर, तो एकदम से जहन में आता है कि फिल्म की इंट्रो में ही हम देखते हैं कि बिगनिंग में ही आप बाइक पे आ रहे हैं, आपके साथ दूसरे कलाकार परवेज जी होते इस फिल्म में, और जिस तरह से आप लोगों की एंट्री होती है, जिस तरह से गाना गाते हुए आप लोग आ रहे हैं और पूरे सॉन्ग के दौरान पोटेंशियल दिखाए जाते हैं। जब आप ये फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, वो डेब्यू फिल्म आपकी होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन हमारे तुम्हारे चूंकि पहले आ गई तो लोगों ने उसको देखा। कुछ आपके जहन में था कि अपने करियर को एक्टिंग के लिहाज से आप कहाँ देखना चाह रहे थे? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि हर एक्टर जो होता है वो अपने आप को एक्टिंग की चरम सीमा पे, उरूज पे, एवरेस्ट पे देखना चाहता है, अपने आप को एकदम टॉप पे देखना चाहता है। कौन नहीं देखना चाहता, वरना कोई आएगा क्यों इस लाइन में, और दूसरी बात यह है, जो एक सत्य है, कड़वा सत्य है, कि किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा, ये कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कब कौन सा रोल आपको कहां से कहां एक सेकंड में उठा के ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा या नीचे पटक देगा, ये बिल्कुल एक्टर को पता नहीं होता। तो इसलिए एक्टर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि हर रोल को अच्छे से निभाए और ईमानदारी से निभाए, क्योंकि यही उसके हाथ में है, बाकी और कुछ के उसके हाथ में है नहीं कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो उसको सराहा जाएगा या नहीं सराहा जाएगा, अगर सराहा जाएगा तो उसको याद रखा जाएगा या नहीं याद रखा जाएगा। ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस लाइन के साथ। लेकिन कहीं हमने शबाना आजमी जी ने एक बार कहीं कहा था कि अगर आप सही वक्त पर सही जगह पर होते हैं तो वो चीज आपको पे ऑफ करती है। तो सही, एक तो आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना, सही डायरेक्टर के डायरेक्शन में आपका डेब्यू करना और उसकी टाइमिंग सही होना, ये चीजें मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे तुम्हारे में जब आप आते हैं, आपका बहुत छोटा सा उसमें रोल था, और मैं आपको ये जो आपने बात कही, इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक अमीर आदमी को किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, उसने यही बात कही जो आपने अभी कही कि व्हेनेवर यू सी एन अपॉर्चुनिटी यू जस्ट जंप अपॉन इट। तो उसने कहा, बट हाउ डू यू नो दैट द राइट अपॉर्चुनिटी हैज कम? तो उसने जवाब दिया, द आंसर इज कीप ऑन जंपिंग। तो आप कुछ हमारे तुम्हारे के लिए कह रहे थे। मैं सबसे इतना जानना चाह रही हूँ कि एक अच्छी ओपनिंग का मिलना एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमने देखा बहुत से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो फादर्स हैं, जो फैमिलीज में हमने कल्चर देखा है कि अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं जस्ट बिकॉज कि अच्छा बैनर होना चाहिए, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि सिनेमा ये सब डिमांड करता है। आपको कहीं लगता है कि एक छोटे रोल में सामने आना लोगों के सबसे पहले, कहीं वो आपके लिए ड्रॉबैक रहा? प्रॉब्ली अगर ये फिल्म पहले आ जाती तो लोगों के सामने अलग तरह की ओपनिंग होती। नहीं, देखिए, ये
एक एक छोटा रोल तो नहीं था, लेकिन एक मेन रोल भी नहीं था। मतलब एक संजीव कुमार जी के 3 बच्चे थे, उनमें से एक मैं था, सबसे शैतान बच्चा ये था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मेरे साथ हमारे तुम्हारे में हुई, जिसको मैं अब वैल्यू करता हूं। तब मैंने उसकी इतनी वैल्यू नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे जाके इस बात की इतनी वैल्यू हो सकती, किसी और के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। कि उस फिल्म में एक गाना था जो कि किशोर कुमार जी ने गाया था, और वो आधा गाना संजीव कुमार के ऊपर था, आधा मेरे ऊपर था, और उसको कंपोज R.D. बर्मन ने किया था। तो मैं अपनी पहली फिल्म जिसमें रिलीज हुई, उसमें मैं किशोर कुमार का गाना गा रहा था, R.D. बर्मन का स्वरबद्ध किया हुआ गाना गा रहा था। तब मुझे इस बात की वैल्यू नहीं हुई, लेकिन अब जब मैं सोचता हूं कि एक R.D. बर्मन का एक गाना कंपोज किया हुआ मेरे चेहरे पर भी है, पिक्चराइज्ड किशोर कुमार का गाया हुआ एक मेरे चेहरे पर भी है, कुछ उनकी आवाज है मेरे साथ जुड़ी हुई। तो ये मेरे अपने 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 लिए, मेरे लिए एक बड़ी स्वीट सी उपलब्धि लगती है मुझे। सर, और बल्कि आपने गानों का जिक्र किया तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, एहसास फिल्म में जो गाना आपका था सर, ओपनिंग में जो गाना आता है फिल्म की, वो उसमें शैलेंद्र सिंह जी की आवाज है, मुझे याद है, और उसमें परवेज जो गा रहे हैं, परवेज जी पर किशोरदा की आवाज है। जी एहसास में आपकी आवाज जो शैलेंद्र सिंह जी बने थे, मुझे याद है। बहरहाल सर, जी हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो आनंद फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है राजेश खन्ना जी का, जो गुलजार साहब का लिखा हुआ था, ऋषि दास फिल्म हम सबको मालूम है। उसमें वो कहते हैं कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, तो अपना किरदार निभाते हैं और कौन कब जाएगा जिससे करके। मेरी बात सर, शिवा हमारी फिल्म एक्टर है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, जो उनसे हुई थी, उन्होंने कहा कि तपस्या, हर आदमी में टैलेंट होता है, हर आदमी में एक्टिंग का टैलेंट भी होता है, लेकिन उसको अगर सही ग्रूमिंग मिल जाए और साथ साथ उसको फोकस अगर क्लियर है कि मुझे एक्टर बनना ही है, तो वो बन जाएगा। यानी कि हम सब में टैलेंट या क्वालिटी या स्किल तो हो सकती है, लेकिन हम बनना चाहते हैं कि नहीं, कितनी भूख, कितनी तड़प, कितनी जिद हमें है, ये हमें देखना होता है। तभी एक कलाकार जो है वो एस्टैब्लिश होता है, लोगों से कनेक्ट कर पाता है। मेरा सवाल सर आपसे ये है, आप दिल्ली में थे, आप थिएटर करते रहे, NSD हम जानते हैं इतना बड़ा हम लोगों का जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, मुंबई में FTI है, रोशन तनेजा जी की हम बात करते हैं, बेरी जॉन की हम बात करते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि एक्टिंग सीखी जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल ये बात सही है कि एक्टिंग सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है। वरना क्या होता है, देखिए ये पहले वाला जमाना नहीं है जहां पर कि आपको एक चांस मिला, आपने ठीक ठाक नहीं किया, आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन फिर आपको एक और दूसरा चांस मिला, फिर आपकी 8-9 फ्लॉप हुई, और फिर आपको एक फिल्म आपकी मिली और वो सुपर डुपर हिट हो गई। आज ऐसा जमाना नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ता है पहले में ही कि आप अपना काम जानते हैं। और एक्टिंग ये नहीं, देखिए एक दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है दैट यू लर्न योर जॉब बिफोर यू गो ऑन द जॉब। दूसरा तरीका होता है यू लर्न योर जॉब ऑन द जॉब। लेकिन व्हेन यू लर्न द जॉब ऑन द जॉब, तो उसी बात को जिसको आप शायद 4 या 6 महीने में, 8 महीने में सीख सकते थे, शायद वही बात आपको सीखते सीखते 7-8 साल लग जाए, जब तक आपको ब्रेक मिले। क्योंकि आप जो बारीकियां उसकी नहीं समझ पा रहे हैं, या उसकी जो निटी ग्रिटीज हैं, जो इंटीग्रेसीज हैं, वो आप शायद नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्टर्स के जिन्होंने कुछ नहीं सीखा लेकिन बहुत स्टार रहे, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर भी वो आगे नहीं चढ़े। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जो अपना काम जानते हैं और उन्होंने एक अच्छा, देखिए एक्टिंग सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मास्टर से ही एक्टिंग सीखें। अगर आप थिएटर करते हैं तो वो भी एक्टिंग सीखना ही है। अब संजीव कुमार बहुत अरसे से थिएटर करते रहे, इप्टा के साथ भी करते रहे, उसके और अलग भी करते रहे, गुजराती थिएटर भी करते रहे। अमजद खान भी थिएटर करते रहे, बहुत थिएटर किया उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अपने आप को, आप कहीं तो सीख रहे हैं, आप कहीं तो सीख रहे हैं। आप भले ही किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं सीख रहे, लेकिन आप कहीं तो सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं। कि अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे, एकदम ब्लैंक है, तो आपको पता ही नहीं क्या करना है कि एक सीन का ग्राफ कैसे बनाना है। आपको एक पेज आपके सामने आया, उसको याद कैसे करना है,
उसके पॉजेस क्या है, उसके नुएंसेस क्या है, उसके पीछे जो किरदार छुपा हुआ है वो क्या है। जैसे एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि एक्टिंग जो होती है वो लाइनों में नहीं होती है, एक्टिंग जो है वो इन बिटवीन द लाइन है। जो नहीं लिखा हुआ वो एक्टिंग है, जो लिखा हुआ है वो तो बच्चा भी बोल सकता है। तो जो नहीं लिखा हुआ, कागज के ऊपर जो नहीं है, कहीं छुपा हुआ है, उसको अगर एक एक्टर उभार के लाता है तो वो तभी ला सकता है अगर उसे कुछ एक्सपीरियंस होगा, अगर उसे कुछ ज्ञान होगा, कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग की नॉलेज होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ ये लाइनें याद करना आता है, डिलीवर करना आता है, तो समझता है बहुत कमाल का एक्टर, वो बेसिक लेवल पे ही रहता है, फिर वो बहुत आगे नहीं जाता। आगे जाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत और तपस्या और नॉलेज चाहिए। वैसे हमारे यहाँ हमने देखा है, हम लोग जब याद करते हैं दिलीप साहब को, मीना कुमारी जी को, तो ट्रेजेडी क्वीन और देवदास, इस तरह से हम दिलीप साहब के बारे में बात करते हैं कि ट्रेजेडी को लेकर हमारे यहाँ एक बड़ा वो रहा है कि जो सीरियस एक्टिंग करता है वो एक्टर है, जो कॉमेडी करता है उसको लेके हम, हमारे यहाँ थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि उस तरह का कंसर्न नहीं आता कि एक्टर इज एन एक्टर, वो कॉमेडी कर रहा है, वो रोमांस कर रहा है, वो ट्रेजेडी कर रहा है, वो एक्टर है। लेकिन विडंबना ये है कि अगर आप कॉमेडी करते हैं तो आपको लोग सीरियसली लेते नहीं है एज एन एक्टर। आप मानते हैं इस बात को कि ये एक कमी है हम लोगों को आंकलन करने की दृष्टि से अभिनय को? ये एक्चुअली इसका जो दोष है वो मैं देता हूं जो हमारे जो ढेरों सैकड़ों फिल्में जो बनी बिटवीन द यू कैन से 50s 60s 70s एंड 80s एंड टू सम एक्सटेंट 90s, जिसको हम फॉर्मूला फिल्में बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि हीरो है, हीरोइन है, विलन भी है जिसके 3-4 चमचे भी हैं, और फिर एक घोड़े की रेस भी है, और मारामारी भी है, और एंड में एक चेज है, और क्लाइमैक्स है, और हैप्पी एंडिंग। तो ये इस फॉर्मूले को लेकर बहुत सारी फिल्में बनी। तो इस फॉर्मूले में कॉमेडियन फिट नहीं होता था, कॉमेडियन को जबरदस्ती डालते थे कि भाई चलो एक बहुत सीरियस हो गया मामला, एक कॉमेडी का सीन डाल दो। तो एक कॉमेडियन जो है वो हमेशा एक रिलीफ एक्टर की तरह ही आया ऐसी फिल्मों में एक मेन एक्टर की तरह नहीं आया। हाँ, कुछ फिल्में हैं, कुछ अटेम्प्ट्स हुए, जैसे चलती का नाम गाड़ी, फिर पड़ोसन, फिर चुपके चुपके, अंगूर है सर, चश्मे बदूर, अंगूर। लेकिन अगर आप इन सब फिल्मों का अगर आप विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगी कि ये वन फिल्म डिकेड है। ऑलमोस्ट हर 8-10 साल में एक ऐसी फिल्म बनी जो प्योर हिलेरियस, प्योर कॉमेडी याद रही बहुत देर तक, यू नो। तो क्यों बाकी कॉमेडी तो हर फिल्म में होती थी, लेकिन एक बहुत ही साइड ट्रैक की तरफ। तो इसका जो दोष है वो फॉर्मूला फिल्मों के ऊपर मैं डालता हूं। तो इसीलिए मुझ जैसे एक्टर के लिए एक एंट्री बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जगह ही नहीं है मेरे लिए। ना मैं विलन दिखता हूं, ना मैं हीरो की मेरी हाइट बॉडी है, घुड़सवारी नहीं, बहुत मैं हुनर हासिल है मेरे को। तो ये इस तरह की बातें जब किसी एक्टर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे एवेन्यूज हैं और इशू बेस्ड फिल्में बनती हैं, एक्टर को पहचान कर उसके हिसाब से रोल लिखा जाता है, अच्छे अच्छे रोल दिए जाते हैं। हम जब कॉमेडियंस की बात करते हैं तो वो या उनसे पहले से कुछ हमें याद है कि बहुत पहले के जमाने में 40s की अगर हम बात करें तो चार्ली उस जमाने में थे, फिर गोप आए, फिर उसके बाद हमने देखा जॉनी वॉकर है, महमूद है, जगदीप है, मोहन चोटी है, IS जौहर है, एक लंबी लिस्ट रही है। लेकिन सर मैं फिर कहूंगी विडंबना ये है कि इन लोगों को भी लीड रोल में आने के लिए, मैं हीरो नहीं कह रही, लीड रोल प्ले करने के लिए महमूद साहब हो, चाहे IS जौहर हो, चाहे जगदीप हो, इनको अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करनी पड़ी, खुद डायरेक्ट करनी पड़ी, ये बताने के लिए दैट यस वी कैन आल्सो कैरी फिल्म ऑन आवर शोल्डर्स। तो बात वही आ जाती है कि कॉमेडियंस को हमने कभी एक्टर उस तरह से माना ही नहीं, सराहते भी, ये विडंबना है सर। सर मेरा जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे ऑडियंस का भी टेस्ट ऐसा हमने डेवलप कर दिया था, यू नो। हमने अपनी ऑडियंस का, और ऑडियंस भी हमारी ऐसी बन गई कि बार बार सेम फिल्म देखने जाती थी। मतलब ये गाने उसमें हर फिल्म में अलग होते थे, कई दफा क्या है हमारे फिल्मों में, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे इंडियन जो माइंड सेट है ऑडियंस का, उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा एक
वो कंट्रीब्यूशन है। तो मैं फिल्म की कहानी के लिए फिल्म को नहीं देखने जा रहा हूं, मैं फिल्म के गानों के लिए फिल्म को देखने जा रहा हूं। ये गाने बहुत कमाल के हैं यार। अब अंग्रेजी फिल्म में ऐसा नहीं होता है कि आप कहानी ही ढूंढते हैं, कहानी, क्योंकि गाना तो है ही नहीं उसमें। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमारी जो ऑडियंस, अब फिर दूसरी बात ये थी कि उस जमाने में जो हीरोज थे हमारे, जैसे दिलीप साहब थे, राज साहब थे, देव साहब थे, तो इनके अपने अपने एक फैंस थे जो कि दिलीप साहब को ही पूछते थे, या देव साहब के फैन देवानंद की फिल्म नहीं देखते थे। उनको कहानी से कोई मतलब नहीं था, उनको देवानंद के स्टाइल से मतलब था, जैसे वो चल रहे हैं उससे मतलब था, जो गाने वो गा रहे हैं उससे मतलब था, वो फिल्म की कहानी क्या है उससे कोई इतना लेना देना नहीं था। अनलेस अनटिल एक गाइड जैसी फिल्म हो, या और ऐसी कोई उनकी जो थी, अपने 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 हीरोज को देखने, उनके गाने देखने, उनके नए स्टाइल को देखने, उनकी नई टोपी देखने। राजेश खन्ना की टोपी कौन सी है, बेल्ट कौन सी लगाई है राजेश खन्ना ने। सर मैं चश्मे बदूर पे आना चाहूंगी सीधा। चश्मे बदूर और जाने भी दो यारो, ये तो फिल्में ऐसी है सर जो कल्ट फिल्में कही जाती है कॉमेडी के लिहाज से। और सौभाग्य की बात है, कुंदन शाह जी की अगर मैं बात करती हूँ जाने भी दो यारों के ताल्लुक से, तो आपने बाद में उनके साथ ये जो है जिंदगी में काम किया और बहुत लंबा सिलसिला चला। किसमें? सर कुंदन शाह जी की मैं बात कर रही हूँ, तो टेलीविजन के ताल्लुक से सर मैं बात करूँ, और चश्मे बदूर जी में, चश्मे बदूर में साहिब परांजपे जी के साथ में काम किया। तो साहिब परांजपे जी के साथ जब आप काम करते हैं तो उसमें आपका फारूक शेख जी और आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल रियल लाइफ कैरेक्टर है, बिल्कुल कॉमन मैन है। वो डिशुम डिशुम नहीं कर सकता विलेंस के साथ में, वो गाने नहीं गा सकता तो वो तुकबंदी करता है। विक्की नवल जी और फारूक शेख जी उसमें तुकबंदी कर रहे हैं, वो हीरो की तरह पेड़ों के पीछे नाच के वैसे नहीं गा रहे, वो फील करने की कोशिश करते हैं हम भी हीरो हैं। ये जो अटेम्प्ट सर की गई अर्ली 80s में, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था अपने आप में, जिसको आज हम 30 साल बाद एक अलग तरह से देख रहे हैं। कॉमन मैन की सर जब मैं बात करती हूँ, आम आदमी की, मुझे याद है सईद मिर्जा जी से मैंने ये सवाल किया था एक बार, मैंने कहा सईद सर ये जो आपकी फिल्में हैं ये आम आदमी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन सर आपकी चश्मे बदूर जो है, ऐसा ये पूछना चाह रही हूँ कि अर्ली 80s में चश्मे बदूर जैसी फिल्म को अटेम्प्ट करना, एक डायरेक्टर के नाते आप किस तरह देखते हैं साहिब परांजपे जी की इस कोशिश को? देखिए, चश्मे बदूर जो है वो एक बड़ा ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, और उसमें एक सबसे खास बात यह है कि डायरेक्टर ने और राइटर ने, डायरेक्टर सही परांजपे थी, या फिर उनके उनके माध्यम से किसी भी एक्टर ने कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं की कि हम एक बड़ा सामाजिक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, या हम एक समाज की बड़ी त्रुटि को सामने लेकर आ रहे हैं, या हमारे सर पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि हम फिल्म मेकर हैं, तो हम सिनेमा को इस ढंग से ऑडियंस के सामने एक प्रोजेक्ट करें, तो इट वाज अ प्योर ऑनेस्ट एंटरटेनर। मैं उसको ऐसे सम अप करूंगा, इट वाज अ वेरी वेरी प्योर एंड ऑनेस्ट एंटरटेनर, जिसमें कोई इसके अलावा और कोई अटेम्प्ट नहीं है। हाँ, अब लव स्टोरी तो है, लव स्टोरी तो हर फिल्म में होती है, और थोड़ा ह्यूमर है, ह्यूमर भी हर फिल्म में होता है। तो उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि हम बड़े जिम्मेदार फिल्म मेकर हैं और हम जमाने को जगाना चाहते हैं, जो कि सईद मिर्जा की फिल्में करती रही थी, कि एल्बर्ट पिंटर को गुस्सा क्यों आता है, तो उनकी सब फिल्में, जितने भी फिल्में हैं सईद मिर्जा की, या तो वो एक जो उस समय जमाने में घट रहा है उसके ऊपर एक कमेंट है, या उसको ठीक करने का एक प्रयास है, वो भी अपने आप में सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। लेकिन मैं हमेशा उस सिनेमा को बिलीव करता हूं, मैं पर्सनली, मैं हमेशा उस सिनेमा में बिलीव करता हूं जो सिनेमा भले ही कितना भी स्ट्रांग मैसेज दे, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो एंटरटेन नहीं कर रहा है, आज की तारीख में आप बगैर एंटरटेनमेंट के ऑडियंस को 2 मिनट भी नहीं बांध सकते। क्योंकि आपने चैपलिन का नाम लिया था अभी कुछ देर पहले, क्यों लिया था? क्योंकि चैपलिन के काम को आज 80, 90, 100 साल होने को आए हैं, जो काम किया था उन्होंने। उनका कोई भी काम, मैं चैपलिन को बहुत मानता हूं, उनको मैं एक तरह से पूजा करता हूं, मेरे गुरु हैं वो,
और मेरे गुरु सिर्फ एक्टिंग के नहीं, एक्टिंग के तो गुरु बहुत बेसिक बात है। मैं गुरु हूं, मेरे गुरु हूं क्योंकि उनकी सोच बड़ी कमाल की है, उनकी राइटिंग बड़ी कमाल की है। तो आप ये देखिए कि चैपलिन की कोई भी फिल्म उठा के देखिए, हर फिल्म में एक मुद्दा है। ऐसा नहीं बगैर मुद्दे की फिल्म नहीं, हर फिल्म में एक मुद्दा है, एक सामाजिक इशू है। भले ही एक गरीब आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है, ये तो है ही, ट्रैम्प की कहानी है, वो ट्रैम्प को पोर्ट्रेट किया है, लेकिन बगैर ह्यूमर के नहीं है, बगैर एंटरटेनमेंट के नहीं। सी देखिए कॉमेडी में क्या होता है, जैसे मैं अगर अटेम्प्ट हो सकते हैं ऑडियंस के कि वो अरे 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 यार ये बहुत खराब हुआ इसके साथ, है ये एक रिएक्शन ये होगा, अरे यार ये क्या हुआ गरीब आदमी के साथ, बहुत खराब हुआ, अरे अरे ऐसा, और उसके बाद वो हंसे। ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्या है कि अब पहले वो हंसे, अरे अरे यार अरे अरे बहुत बहुत बेचारे के साथ बहुत खराब हुआ, क्योंकि आप उस बात पे घर जाके नहीं हंसने वाले, हंसना तो आपको अभी पड़ेगा। अगर मैं उस पे हंसाना, आपको मैं हंसाना चाहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अभी हंसाऊं, क्योंकि आप घर जाके उस पे हंसने वाले नहीं उस बात के ऊपर, क्योंकि वो बहुत लेट हो जाएगा। आपका जो रिएक्शन है वो अभी मिलना चाहिए मुझे, और उसके बाद भले ही आप सोचे अरे यार ये बहुत अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ बाद में हंसेंगे, ऐसा नहीं होता। लाफ्टर पहले आना चाहिए। यही चैपलिन की जो सीक्रेट है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर वो गिरते हैं तो पहले हंसी आती है, बाद में उसकी पेन पे आपको दर्द होता है। जब कलाकार की बात करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है 30, 40, 50 सालों का जो एक लेखा जोखा हमारे सामने आता है कलाकारों का, हीरोज का, हमने महसूस किया है कि बहुत से कलाकार कलाकार के नाते अच्छे हैं, छोटे हैं, बड़े ही अलग बात है, शायद उनका व्यक्ति जो है वो ज्यादा बड़ा है उनके कलाकार से। तो उनकी कला की जगह उनका जो व्यक्ति है वो जो डायरेक्टर्स पे इम्पैक्ट डालता है, जिससे उसको अच्छी फिल्में मिल जाती हैं, उसकी मार्केटिंग प्रमोशन अच्छे से हो जाती है, तो वो एस्टैब्लिश हो जाता है। तो एक कलाकार का, उसकी कला का, उसके अभिनय का बड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके व्यक्ति का बड़ा होना ज्यादा? सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका मैं जवाब आपको ये देना चाहता हूं कि देखिए जब एक एक्टर स्टार बनता है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। सलमान खान बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लार्जर देन लाइफ हैं। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लार्जर देन लाइफ हैं, है ही ना। अक्षय कुमार भी लार्जर देन लाइफ हैं, है ना। लेकिन उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि वो जो व्यक्ति है वो बड़ा है जब तक फिल्म में नहीं है, तब तक वो बड़ा है। जब वो फिल्म के अंदर जैसे ही आएगा तो वो उस फिल्म से बड़ा नहीं हो सकता। अगर उसने उस फिल्म से बड़ा होने की कोशिश की तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को देखने तो नहीं आ रहे, लोग तो कहानी देखने आ रहे। तो अगर वो व्यक्ति ने अपना स्टारडम, किसी स्टार अपना स्टारडम अगर सिनेमा में लेकर आएगा, फिल्म में लेकर आएगा, नहीं यार मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं इस सीन में क्यों खड़ा हूं, अरे मैं 10 मील भाग के आया हूं तो क्या, मैं तो स्टार हूं, मैं थकता नहीं हूं, मैं स्टार हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। अरे मैं क्यों नहीं थकता, तू थक के गिरेगा नीचे, 10 मील भाग के आया तो तब वो तेरा जो व्यक्ति है, तेरा जो स्टार तो बाहर रह गया। अभी तो तेरे को कैरेक्टर प्ले करना है। तो अगर कोई स्टार अपने आप को, वो जो सिनेमा की जो पेरीफेरी है, अभी देखिए आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक फ्रेम के अंदर बंद है, मैं एक फ्रेम के अंदर बंद हूं, आप मेरे फ्रेम में बंद है, मैं आपकी फ्रेम में बंद हूं। अब मैं इसके बाहर जाने की कोशिश करूंगा तो फ्लॉप हो जाऊंगा। मुझे इस फ्रेम में रहकर ही कहना है जो कुछ भी कहना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलूं? तो अगर मैं उस कहानी, जिसको बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जा सकता हूं? वो बॉक्स के दायरे में ही मुझे रहना पड़ेगा ना। मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, अपने घर में हूं, अपने फैंस के साथ में सामने हूं, अपनी हॉलिडे पे हूं जहां पर लोग आके मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन यहां पर तो अगर मैं अपना स्टारडम साथ में लेकर आऊंगा तो
फिल्म भी खराब करूंगा, अपना करियर भी खराब करूंगा। सर आपका करियर ग्राफ हम देखते तो बहुत बड़ा है। मैं हालांकि टेलीविजन पे भी आऊंगी, थिएटर की बात भी करूंगी, लेकिन फिल्मों की अगर बात करें तो 250-300 से बढ़ते-बढ़ते एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। मोर और लेस आपका मेरा दामाद की अगर मैं बात करती हूँ, उत्पल दर्जी के साथ आपका जो कैरेक्टर था, नसीब अपना अपना आपकी फिल्म में कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन सर मैं एक बात जो कॉलेजेस में कभी जाती हूँ लेक्चर्स के लिए, सिनेमा पे बात करती हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बात करती हूँ, तो मैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण देती हूँ। जो मेरा आपसे सवाल था उससे जोड़ते हुए मैं ला रही हूँ सर। माफी के साथ कहना चाहूंगी, अमिताभ बच्चन जी की 7-8 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं इन अ रो, और 9वीं फिल्म जाके उनकी कहीं थोड़ी बहुत सक्सेसफुल होती है। ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ साथ हिंदुस्तानी आती है, महबूब साहब के साथ बॉम्बे टू गोवा, उसके बीच में बहुत सारी एक नजर, कौन कौन सी उनकी फिल्में आई नहीं चली। तो पॉइंट इज सर, अर्ली 70s में आते आते उनको एहसास हो चुका 3-4 साल में कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि राजेश खन्ना का दौर है, आंखें झुकाना, टोपी लहराना, रोमांटिसिज्म, ये था। अमिताभ बच्चन जी ने इस बात को समझा शायद कहीं सर, जो मैं बात आपसे पहले व्यक्ति वाली कर रही थी, उन्होंने समझा कि राजेश खन्ना जी सुपरस्टार है तो उनके थोड़े से टेंट्रम्स हैं, थोड़ा स्टारडम का वो उनको है, वो हर जगह 2 घंटे 3 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं। ये उनका जो नेगेटिव पॉइंट था सर, अमिताभ बच्चन जी ने इसको उठाया और वो हर जगह टाइम से पहुंचने लगे। राजेश खन्ना जी डांस नहीं कर सकते थे। अमिताभ बच्चन जी को मालूम था कि मेरे लिए स्कोप नहीं है, तो उन्होंने डांस में अपने आप को आजमाया। बॉम्बे टू गो हम सबको याद है। मैं फिर एक चीज जोड़ना चाहूंगी, राजेश खन्ना जी रोमांस के हीरो थे, वो लड़कियों की उनकी दीवानी थी। उनको पता ना मैं इसमें नहीं आ सकता, तो उन्होंने एंग्री यंग मैन को उठाया। ऋषित राज नमक हराम बना रहे थे सर, मैं छोटी सी उदाहरण के लिए आपको कह रही हूँ, माफी चाहती हूँ। नमक हराम जो 1974 में बन रही थी, उसमें दोनों एक्टर्स थे सर। राजेश खन्ना जी 2-2 घंटे इंतजार करवाते थे, तो ऋषिता को शतरंज खेलने का शौक था, तो वो शतरंज खेलते थे सेट पर बैठ के। जब राजेश खन्ना जी आते थे, गुस्से में एक दो बार उन्होंने पूरा पैकअप करवा दिया। दूसरे, एक स्टार की कमजोरियां मेरी ताकत कैसे बन सकती हैं। फिर मनमोहन देसाई हो कि ऋषिदा हो, यश चोपड़ा ने दाग के बाद राजेश खन्ना को नहीं लिया, सलीम जावेद ने राजेश खन्ना को दोबारा हाथी मेरे साथी उन सबके बाद नहीं लिया। यानी ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है सर, कला से इतर, कि मुझे यहाँ सिक्का जमाना है तो मुझे मनमोहन देसाई में चाहिए, मुझे और एक्टर्स भी चाहिए, डायरेक्टर से ही माफ कीजिएगा, तो सबके ऊपर आप अपनी ऐसी इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं कि वो आपको रिपीट करते जाते हैं और सुपरस्टार जो है वो पीछे छूट जाता है। तो यहाँ एक्टिंग से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात जो है वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं उसको इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखता कि डिसिप्लिन हैज टू बी। अच्छा, डिसिप्लिन जो है वो देखिए, हर चीज जो है ना वो परकोलेट होती है, हर चीज ऊपर से नीचे तक अपने अपनी एक धारा बनाती है। अगर आप डिसिप्लिन एक जगह हैं तो आप हर जगह रहेंगे। ऐसा नहीं कि खाली टाइम में ही डिसिप्लिन होंगे, आप डायलॉग याद करने में भी डिसिप्लिन होंगे, आप अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में भी डिसिप्लिन होंगे, आप अपना जो किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, किसके साथ क्या बिहेव करना है, छोटे बड़े के साथ, उसमें भी आप डिसिप्लिन होंगे। आप थोड़ी ना खाली सिर्फ टाइम के डिसिप्लिन होंगे, आप हर चीज के की वैल्यू करेंगे, सिर्फ टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप। तो ये एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि क्या किसी के पैसे नहीं लग रहे हैं क्या? किसी के पैसे लग रहे हैं भाई, तो मैं क्यों उसके पैसे वेस्ट करूं? एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, बहुत पहले की बात है, कि एक फिल्म मैं कर रहा था, और पहले जमाने में मुहूर्त हुआ करते थे, फिल्मों के मुहूर्त हुआ करते थे, एक्टर आते थे, वो क्लैप शॉट देते थे। तो यहाँ पर अंधेरी में एक स्टूडियो है, फिल्मालया, तो मैं उस फिल्म में था, वो फिल्म बनी नहीं, शायद मुझे अभी याद भी नहीं क्या नाम था उसका। तो उसका मैं उस फिल्म में रोल कर रहा था, तो उसका मुहूर्त शॉट था अगले दिन, और वो अमिताभ बच्चन साहब मुहूर्त का क्लैप देने के लिए आने वाले थे। तो मैं बिल्कुल नया नया था, तो मतलब मुझे आए हुए शायद साल 1.5 साल ही हुआ था अभी मैं, तो अच्छा रोल था मेरा। तो अब क्योंकि मैं नया था, तो अमिताभ बच्चन क्योंकि अपनी शूटिंग पे जाने से पहले क्लैप दे के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 8 या 8:15 बजे आऊंगा और मैं 8:30 चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे शूटिंग पे पहुंचना है। तो मैं क्योंकि नया नया था, तो मैं वहां पर 8 बजे पहुंच गया, क्योंकि मेरी फिल्म थी, मेरा अच्छा रोल था उसमें, एक्साइटेड था मैं। अमिताभ बच्चन क्लैप दे रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और देखा तो अमिताभ बच्चन भी वहां पर आए हुए हैं,
पहुंच गए, थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई, बाद में पता चला कि जो प्रोड्यूसर हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब वो उनको लगा कि नहीं आएंगे यार, वो खाली बोला है अमिताभ बच्चन है, भाई वो क्यों आएगा इतनी जल्दी। लेकिन वो आए, वो 15 मिनट वेट करके बोले राकेश जी वो आए, उनको बोल देना कि मैं तो आया था, मैं जा रहा हूँ मेरी शूटिंग, और चले गए। तो ये डिसिप्लिन जो है वो हर जगह होगा ना, फिर थोड़ी ना खाली एक जगह होगा। आप क्या खा रहे हैं उसमें भी होगा, आप शाम को कहाँ बैठे हैं उसमें भी होगा, आप शाम को कहाँ पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, किसके साथ उठना बैठना है उसमें भी होगा। बहुत अच्छी बात सर आपने कही राकेश साहब। मैं कमलेश्वर जी के बारे में पढ़ रही थी, यादों के चिराग उनकी जो संस्मरण है फिल्म से ताल्लुक रखती किताब हमकी है जो, उसमें जिक्र है कि उनको देवानंद साहब ने और दादा मुनि ने कहा कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन शाम जो है एक्टर के लिए अपने घर में रजिस्टर होनी चाहिए, शाम की एंट्री जो है वो घर के रजिस्टर में होनी चाहिए, पार्टियों में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बार लोग बहक जाते हैं तो अपने करियर को भी स्पॉइल कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही डिसिप्लिन को लेकर। राकेश सर, आपने जो किरदार निभाए हैं उसमें मोर और लेस कॉमेडी या वो टाइमिंग वाली जो बात आती है कि लाइट हार्टेड रोल्स, इस तरह के शेड्स ज्यादा रहे। इवन टेलीविजन में भी जो चीजें वेंचर्स आपने लिए, यस बॉस की हम बात करें, ये जो है जिंदगी की बात करें, श्रीमान श्रीमती की बात करें, मोर और लेस एक जो दायरा कहीं डायरेक्टर ये दलील देते हुए कि ऑडियंस आपको इस तरह से पसंद करते हैं, वो आपको बांध देते हैं। कभी आपको लगा कि आप उस दायरे को तोड़ के कुछ और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एज एन एक्टर? देखिए क्या है कि सिनेमा जो है ना वो सिनेमा और टेलीविजन ऑल्सो, वो क्या है कई चीजों से बाउंड है, मतलब कई चीजों के ऑब्लिगेशन के अंदर दबा हुआ है। सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन तो कमर्शियल ऑब्लिगेशन है कि मुझे राकेश बेदी को लेकर कोई सीरियस रोल क्यों दे, किस लिए दे, क्या प्रूव करने के लिए दे, यू नो, कि मैंने राकेश बेदी को लिया और बड़ा सीरियस रोल दिया, मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ। या तो वो बहुत कमाल का रोल हो जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर हो और अच्छा हो और मैं उसमें, तो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जैसे मैंने कहा फॉर्मूला फिल्में थी, एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे लोग कि भैया ये 6 फादर के, मैं ये 6 फादर इस वक्त चल रहे हैं, लड़की के बाप ये 6 चल रहे हैं, इनमें से जो मिले वो ले आओ एक, ये विलन जो है ये 4 विलन चल रहे हैं, इनमें से देखो कौन अवेलेबल है ये ले आओ। तो कोई नया एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करता था। कॉमेडी ये लोग कर रहे हैं, इनमें से कोई ये कॉमेडी वाला एक्टर ले लो जिसकी डेट अवेलेबल हो अभी या जो आपके बजट वगैरह में आ जाए। तो हर चीज जो है ये टेलीविजन में और फिल्मों में ये सब चीजें जो है ये मैं कहूंगा कि कमर्शियली ओरिएंटेड, कमर्शियली डिपेंड करती चीजें इनके ऊपर है। लेकिन मैंने अपनी ये सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ये मैंने थिएटर में पूरी, इसलिए मैंने कभी जिंदगी में थिएटर नहीं छोड़ा। मेरे को 40-42 साल हो गए हैं, मैं इप्टा का मेंबर हूं आज भी। बॉम्बे में इप्टा के साथ मैंने हजारों शोज किए। मेरा ख्याल अगर मैंने कभी गिना नहीं, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मैंने पृथ्वी पे ही 1500-2000 शो किए होंगे, इसके अलावा पूरी दुनिया में शो किए, बहुत सारे नाटक लिखे। एक मेरा नाटक जो लिखा हुआ है मेरा वो मतलब नहीं था, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और मैं, हम 3 लोग हैं उसमें। तो पूरी दुनिया में हमने भ्रमण किया, जगह जगह जाके नाटक किए। और मेरे नाटक मैंने अभी पीछे एक और लिखा था, जब भी सेपरेटेड, जो मैंने डाइवोर्स पे लिखा था कि आजकल डाइवोर्स रेट ने बढ़ गए, उस पर मैंने अपना टेक लिखा था जिसमें ह्यूमर भी है बहुत ज्यादा, लेकिन है वो सोशल इशू। फिर मैंने एक नया नाटक लिखा था अभी लॉकडाउन से पहले, पत्ते खुल गए, कि हर आदमी कैसे अपने मोबाइल की वजह से एक्सपोज हो सकता है अगर चाहे तो तो अभी ये लॉकडाउन जो हुआ पिछले 1.5 साल में, इसके अंदर भी मैंने 3-4 नाटक लिखे और अब मैं एक नावल भी लिख रहा हूँ। तो अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को थोड़ी हवा देते रहना बहुत जरूरी है। तो वो सारी जो चीजें, प्लस मैंने एक प्ले, मेरा मसाज बड़ा मशहूर प्ले है जो विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ है, जिसमें मैं 24 किरदार करता हूँ। तो उसमें हर तरह के किरदार हैं, कुछ इमोशनल हैं, कुछ रोने वाले हैं, कुछ बेइंतहा कॉमेडी वाले हैं। 2 घंटे का मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। फिर मैंने, जैसे आपने कहा, एक प्ले अगाथा क्रिस्टी का है, द माउस ट्रैप। तो उसके हिंदी में मैंने उसको किया था अंधे चूहे के नाम से। कोई हमने 150-200 शो किए थे, जिसमें मतलब मैं उसमें किलर निकलता हूँ बाद में, मर्डर जो है। तो वो ये सब चीजें जो है ये थिएटर
से थोड़ी सी ये एक वो पूरी हो जाती है आपकी जो। लेकिन सर आप जब कहते हैं थिएटर में आप इस तरह वैरायटी ऑफ रोल्स करते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति जो है, विजय तेंदुलकर मसाज का आपने जिक्र किया, 24 किरदार निभाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, डिफरेंट शेड्स के साथ में। जब आप एक अदाकार, एक कलाकार जो एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इस तरह से सबके सामने डिलीवर कर सकता है, प्रूव कर सकता है, तो कहीं किसी डायरेक्टर के मन में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अभिनय को थोड़ा सा और बड़ा वो देने के लिए कहीं एक कोशिश, कहीं एक पहल। फिर मैं वही बात कहूंगी, महमूद साहब को कुंवारा बाप खुद बनानी पड़ती है ये बताने के लिए, यस आई एम अ गुड एक्टर, मैं ट्रेजेडी भी कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि इसमें तो अब ये इन सवालों का जवाब देने बड़े मुश्किल है। इसमें यही आदमी कह सकता है कि भैया मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है, यही मैं कह सकता हूँ। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये क्यों ऐसा होता है और क्यों नहीं होता और उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि वक्त बदलता रहता है और वक्त के साथ आदमी को चलते रहना चाहिए। मैं कभी ये बिलीव नहीं करता कि जो पहले हो रहा था वो सही था, जो अब हो रहा है वो गलत है, या पहले की कॉमेडी बड़ी अच्छी थी अब ऐसी नहीं है। मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, ना मैं कभी कहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि समय बदलता है और बदलते समय के साथ आदमी को बदलते रहना चाहिए। बड़ा क्लीशे सा सवाल होता है, आप थिएटर भी करते हैं, टीवी भी करते हैं और सिनेमा भी करते हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं? मैं ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं करूंगी, मैं आपसे पूछना ही चाहूंगी कि ऑडियंस में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? क्योंकि जब एक क्लासिकल म्यूजिक का कोई शो होता है, कॉन्सर्ट होता है, वहां की ऑडियंस डेफिनेटली अलग होती है। अब यहीं पे अगर मिका सिंह का कोई शो होगा, यो हनी सिंह का होगा, तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस अलग होगी। सेम गोज विद थिएटर आल्सो, व्हेन वी टॉक अबाउट थिएटर, टेलीविजन तो खैर उसमें तो ऑडियंस का अलग है ही, और सिनेमा में भी लोग थिएटर तक आते हैं फिल्म देखने के लिए। ये अभी का दौर छोड़ दें, अगर हम मल्टीप्लेक्सेस की बात करें तो सिनेमा के लिए ऑडियंस को आना होता है, थिएटर में भी ऑडियंस को आना होता है। बट एज एन एक्टर आप क्या फर्क महसूस करते हो ऑडियंस के एंगल से, कि वो क्या सोच के आते हैं और किस तरह का पूरा सेटअप होता है? देखिए मैं अगर अपनी बात करूं कि जैसे कि अगर मैं प्लेस कहीं करता हूं तो ऑडियंस अगर मेरा प्ले देखने आती है तो उनको एक बात का तो यकीन होता है कि हम बोर तो नहीं होंगे, प्ले कैसा भी हो हम बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक कहानी के साथ कुछ तो जुड़ा होगा, एक ह्यूमर होगा, लाफ्टर होगा। मैंने एक प्ले लिखा था, मैंने उसके बहुत सारे शो किए, उसका नाम है शिमला कॉफी हाउस। वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, साइको कॉमिक थ्रिलर है। दो आदमियों का मेंटल द्वंद है एक कॉफी हाउस के अंदर, और मैं वहां पर वेटर हूं उस कॉफी हाउस में। तो एक राइटर का उसके कैरेक्टर के साथ ये अनबन है, तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन मजाल है कि उसमें एंटरटेनमेंट ना हो, या उसमें लाफ्टर ना हो, या उसमें मजा ना हो। ये लोग मतलब इंतजार करते, मुझे इतने खत आते हैं, इतने कि सर कब करेंगे वो प्ले, हमने दोबारा देखना है। कितने लोगों ने देखा, बार बार देखा वो प्ले। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं मेरे, इप्टा के प्लेस हैं, ताजमहल का टेंडर है, शतरंज के मोहरे, कई साल कई शो किए, मतलब बहुत शो किए हमने, बहुत बेइंतहा शोज किए। लेकिन अभी भी हम जब भी शो करते हैं तो हाउसफुल होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू बड़ी हाई है। कंटेंट तो है ही, बगैर कंटेंट के मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे देखिए अगर आप बगैर कंटेंट के ह्यूमर करेंगे ना तो उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं। मैंने आपको एक जोक सुनाया, वो आप हबी हंसे और भूल गए, लेकिन अगर उस जोक के साथ मैंने एक मुद्दा जोड़ दिया तो वो आपको मुद्दा भी याद रहेगा और मेरी बात भी याद रहेगी, और वो बहुत दिनों तक याद रहेगी। जैसे एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था, जो मेरा वो जो प्ले है, मेरा वो मतलब नहीं था, उसके बारे में। तो किसी ने मुझे कहा कि साहब आपका प्ले देखने के बाद, किसी ने वो प्ले मेरा 7-8 बार देखा, तो उन्होंने कहा कि आपका प्ले देखने के बाद मेरे साथ जो होता है, मैं वो बताना चाहता हूं कि जब मैं अगले दिन उठता हूं, सुबह जब बेड से मैं उठता हूं, तो मैं आपके प्ले के साथ उठता हूं। मेरा पहला थॉट कल रात का कोई ना कोई सीन मेरे दिमाग में चल रहा होता है। ये जो है, इसको मैं अचीवमेंट समझता हूं अपनी। अगर आप सिर्फ एक जोक सुना देंगे, फूहड़ कॉमेडी कर देंगे, तो वो उधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ एक मुद्दा जोड़ेंगे, एक बात कहेंगे, जैसे
एक डॉक्टर बत्रा हैं, बत्रा होम्योपैथी वाले, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर बत्रा, बड़े पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो अभी मेरा मसाज का शो था, तो वो सामने बैठे हुए थे और बार बार आते थे, बार बार आते थे प्ले देखने, मसाज। और ऐसा नहीं कि मुझे फोन करते थे कि मुझे टिकट, मेरे दोस्त हैं कि मुझे टिकट चाहिए, टिकट खुद ही खरीदते थे, 5-6 लोगों को साथ लेकर आते थे, सबकी टिकट खरीदते थे, 5-6 लोगों को लाते थे, हर बार नए लोग आते थे। तो जब वो अभी कुछ 1.5-2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले कोई मेरा शो था, तो वो बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब बाकी ऑडियंस को बताना चाहिए कि डॉक्टर बत्रा मेरे कितने बड़े फैन। तो मैंने उनको स्टेज पे आमंत्रित किया, डॉक्टर साहब मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने श्रद्धा से ये प्ले बार बार देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि जहां तक ये 8वीं बार आए हैं आप। तो बोले नहीं राकेश जी, ये 10वीं बार है और मैं अगली बार फिर आऊंगा। तो मैंने कहा या तो मैं बहुत बुरा करता हूं, आप उसको सुधारना चाहते हैं मुझे, या आपको मेरा प्ले समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, सही टेस्टिमनी होती है। किसी भी अगर परफॉर्मेंस की रिपीट वैल्यू है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और चूंकि प्ले में आपकी जिम्मेदारी एक्टर के अलावा बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए तो क्रेडिट आपको ही जाता है, नो डाउट अबाउट इट। सर, एक चीज और हमने देखा है कि जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, दूरदर्शन की बात करते हैं, तो हम लोगों की बात होती है, बुनियाद की बात होती है, रामायण की बात होती है, महाभारत की बात होती है, लेकिन ये जो है जिंदगी जो है, ये सर ट्रेंड सेटर था अपने आप में। जो ट्रेंड ये जो है जिंदगी ने सेट किया, बाकियों ने उसको फॉलो किया। कहीं आप लोगों के जहन में था कि इतना लाइट हार्टेड, सिंपल सा, शफी इनामदार सर, स्वरूप मैम, सतीश सर इसमें थे, बहुत सिंपल आप लोग, विजय तेंदुलकर सर, माफी विजय कश्यप, बहुत सिंपल सा आप लोग एक प्रयास लेकर आए थे। फिर वही बात जो चश्मे बदूर पे लागू होती है, लेकिन वो ऐसी कोशिश लोगों के दिल में बैठ गई, लोग इंतजार करने लगे, आप लोगों के परिवार का हिस्सा हो गए, आपके साथ हंसना रोना, ये जो जुड़ाव था सर, ये आज कहीं मिसिंग है। आज हमें थोपना पड़ता है कभी कभी। तो कैसे आप याद करते हैं सर कि जब भी दूरदर्शन का इतिहास या सीरियल्स का जो अगर बात होगी, कैसे भारत में कॉन्सेप्ट आया, क्रेडिट आप लोगों को जाता है सर। देखिए, एक चीज है कि जब भी कोई भी टीम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो किसी को पता नहीं होता कि ये कहां तक जाएगा, यू नो। और अगर पता चल जाए तो प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन ही नहीं सकता। उसका जो मजा है, देखिए सिनेमा की और एक्टर की जो थ्रिल है, वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी जो है ना, वो एक किक है। मैं आप एक प्ले करते हैं, हम एक प्ले करते हैं, हमने 1200 शो किए, 1200 सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, 1200 शो किए किसी नाटक के, हम 1201वां शो करने जा रहे हैं, लेकिन हम उसके पहले प्रे करते हैं, हम उसके पहले हाथ जोड़ के प्रे करते हैं। क्यों करते हैं? कि हे भगवान, ये शो सबसे अच्छा हो, ये भी अच्छा करवा देना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा। सिनेमा में अनसर्टेनिटी, एक्टर की लाइफ में जो है वो अनसर्टेनिटी है, श्योरिटी नहीं है। आपको बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि ये फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट की जॉब लग गई, 5 साल के बाद यहां पर होऊंगा, 10 साल के बाद इस कुर्सी पे बैठा होऊंगा, 15 साल के बाद उस कुर्सी पे चला जाऊंगा, फिर वहां चला जाऊंगा, फिर सेक्रेटरी बन जाऊंगा, फिर ये बन जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हर परफॉर्मिंग फील्ड में, सिर्फ एक्टिंग में नहीं, हर क्रिएटिव फील्ड में ऐसा ही है। तो उसका मजा जो है ना, वो वही है। ये गैम्बल है। जैसे आप आदमी गैम्बलिंग क्यों करता? अगर किसी को बता दिया जाए भैया ये वाली गेम तू नहीं जीतेगा, तो वो नहीं खेलेगा, पहले से ही नहीं खेलेगा, है ना। अगर उसको मालूम पड़ जाए कि ये गेम में पैसे लगाऊंगा मैं हार जाऊंगा, तो वो क्यों खेलेगा? या उसको बता दो कि ये गेम में तू इतने पैसे लगाएगा तू जरूर जीतेगा, तो वो भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? उतने नहीं लगाएगा, कम लगाएगा। तो ये एक गैम्बलिंग की जो अनसर्टेनिटी है, वही सिनेमा की अनसर्टेनिटी है। और मैं सिर्फ एक्टर की बात नहीं कर रहा, जब शोले बनती है तो थोड़ी पता होता है कि ये शोले वो शोले बन जाएगी। जब चश्मे बदूर बनती है थोड़ी पता होता है कि वो चश्मे बदूर बन जाएगी, या ये जो है जिंदगी थोड़ी मालूम था हमको। हम तो अपना, लेकिन ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर आदमी ईमानदारी से काम करे, अपनी जान लगा के काम करे, अपना सब कुछ उसमें जो भी झोंक सकता है उस प्रोजेक्ट में, जो
वो है, जिस मुकाम पर है, वो जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको अगर ठीक से निभाए तो प्रोजेक्ट अच्छे बनते हैं, अपने आप बनते हैं। बहुत सही बात आपने सर कही। आपने शोले का जिक्र किया, मैं उसका भी उदाहरण दूंगी। शोले जब बनी वाकई किसी को अंदाजा नहीं था, उसके बाद में शान बनाई, रमेश सिप्पी जी ने और भी अटेम्प्ट्स किए, लेकिन फिल्में नहीं चल पाई। मिस्टर इंडिया जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद इन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई, बहुत उससे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर के लिहाज से वो नहीं होने पाया। यानी कि ऑडियंस के मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता है, और ये जो सस्पेंस एलिमेंट है सर, यही कहीं ना कहीं पे ऑफ करता है, जो आपने कहा अनसर्टेनिटी। लेकिन सर आर्ट फॉर्म में ईमानदारी ही क्राइटेरिया हो सकती है, या ऑडियंस के जहन को समझना वाकई मुश्किल है? इसलिए हर दौर में चश्मे बदूर आप जब करते हैं, लीला मिश्रा जी का सर कितना क्यूट कैरेक्टर है उसमें, जो दीप्ति रवल जी की दादी बनी है, बहुत ही सुंदर। आज जो कॉमेडी होती है सर, आपने कुली नंबर 1 की, आपने हीरो नंबर 1 की, दीवाना मस्ताना की, आप अभी तक इस तरह की फिल्में कर रहे हैं सर। आज की जो कॉमेडी है, माफी चाहती हूँ सर, चश्मे बदूर जाने भी तो यार हैं दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, क्या कहेंगे सर आप? मतलब देखिए, मैंने जैसे कहा कि समय बदलता रहता है और समय के साथ लोगों की सोच बदलती रहती है, लेकिन अब ये तो बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। मैं उसमें बनाने वाले की, हर बनाने वाले की अपनी एक सोच होती है, यू नो, कि आप एक कॉमेडी को किस एंगल से देख रहे हैं। आप ह्यूमर को देखिए, ह्यूमर जो है करना बड़ा आसान है। अगर मैं एक गंदा जोक मार दूं, नॉनवेज जोक मार दूं, आप अभी हंस पड़ेंगे, है ना, लेकिन उसके बाद फिर उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी, आप हंस के बस उसको भूल जाएंगे। लेकिन एक क्लासिक क्रिएट करने के लिए क्लासिक थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो ये समय के साथ ऑडियंस के टेस्ट बदलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये फिल्में हीरो नंबर 1 या ये बीवी नंबर 1 ये नहीं बननी चाहिए, ये खराब है, ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक जमाने का अपना टेस्ट होता है, हर एक सेट ऑफ ऑडियंस का अपना टेस्ट होता है, और चश्मे बदूर का एक अपनी एक सेट ऑडियंस है जो बार बार इसको देखती है, बार बार इसके साथ जुड़ती है, यू नो, क्योंकि वो बहुत सारे जो है इमोशंस को टच करती है। चश्मे बदूर आपकी मोहब्बत को टच करती है, आपकी पहली मोहब्बत को टच करती है, आपकी हॉस्टल लाइफ को टच करती है। हॉस्टल लाइफ में जो एक भूखापन होता है कि लिटरली खाने को कुछ नहीं है, पीने को सिगरेट तो है लेकिन खाने को खाना नहीं है उसको टच करता है। फिर एक सवारी, 3 लड़कों की एक ही सवारी होती है, वो एक बात है। फिर उसमें दिल्ली शहर है, यस सर, उसका अपना एक कैरेक्टर है, दिल्ली का अपना कैरेक्टर है। और फिर वो एक ऐसा पान वाला या सिगरेट वाला जिसके साथ उधार चलता रहता है, वो लीला मिश्रा जी का आपने नाम लिया कि ऐसी एक आइडियल दादी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें सिर्फ हम 3 लड़के नहीं हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर गिनना चाहूं तो कम से कम नहीं तो 50-60 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत टच करती हैं किसी ना किसी को कहीं ना कहीं, यू नो। सर हम ये माने कि एक डायरेक्टर की अगर लिबर्टी की बात करते हैं तो सही परांच पे वो 50-60 चीजें दिख जाती हैं। वो ये दुहाई नहीं देती कि ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, जमाना बदल गया है। क्योंकि 50-60s की फिल्में अगर हम देखें तो अलग तरह का सिनेमा था। और माफ कीजिएगा, अगर हम 70s की बात करते हैं सर, तो पैरेलल सिनेमा, मीनिंगफुल सिनेमा, आर्ट हाउस सिनेमा, आपने देखा कि कुछ चीजें डेवलप हो रही थी। हम देखते हैं केतन मेहता है, गोविंद निलानी है, सतीश दे तो फिर है ही, श्याम बेनेगल है। सो ये अलग तरह का सिनेमा था 70s की अगर हम बात करते हैं, पैरेलल सिनेमा जिसे कहा गया। लेकिन तब भी अगर साई परांच पे कथा जैसी फिल्म लाती है, चश्मे बदूर जैसी फिल्में लाती, तो उनके मन में डर नहीं होता सर, जिसकी दुहाई हमारे बाकी डायरेक्टर्स देते हैं। कुछ तो सर वो ऐसी चीज होती होगी जो कॉन्फिडेंस देती है डायरेक्टर को। बिल्कुल, देखिए उसका सिर्फ यही है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस से बना रहे हैं, या आप इसलिए बना रहे हैं कि आजकल चल रहा है, आजकल ये चल रहा है तो मैं ये बनाऊं, तो जैसे ही आप वो बनाते हैं तो आप रन ऑफ द मिल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, जो आपने फिल्म बनाई है ऐसी 40 फिल्में और हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल से बनाते हैं कि नहीं यार कुछ मैं अलग, लेकिन फिर वो अलग होना चाहिए, कुछ उसमें एक अलग ही बात होनी चाहिए। जो भी है, कन्विक्शन जो है बहुत जरूरी है। कन्विक्शन जो आपकी एज अ राइटर डायरेक्टर, वो अगर है
देन इट्स ऑल राइट, तभी वो होता है कुछ। सर आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, इतने प्लेस आप डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं सर, शेर व शायरी में आपका बहुत सुंदर दखल है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कभी डायरेक्शन के बारे में आपने सोचा सर, फिल्म को डायरेक्ट करने के बारे में? जी, मैं कोशिश तो करता रहता हूँ कि मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूँ। देखो अभी लेट्स सी शायद करूँ जल्दी। श्योर सर। सर एक सवाल मन में बहुत है, क्योंकि आपने इतनी सारी फिल्में की है सर, आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन रहे हैं सर, जिनसे आपने एक्टर्स एक्ट्रेस सर दोनों के लिए मैं कहूँ? सभी बहुत, मैंने बहुत एंजॉय किया अपने काम को। मैंने गोविंदा को बहुत एंजॉय किया है, थोड़ा सा काम मैंने अक्षय के साथ भी किया, उसको बहुत एंजॉय किया है। और फारूक शेख तो बहुत ही मेरे करीब रहे हैं। हमने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, हम थिएटर से भी अच्छे दोस्त रहे हैं। इप्टा में थे वो, मैं भी इप्टा में अभी भी हूँ। इप्टा के साथ हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड, तो जश्न बदूर से पहले भी हम लोग बहुत अच्छे ही हमारे घनिष्ठ मित्र थे हम लोग, मैं और फारूक। साथ में भी आप लोगों तो कैसे? जी साथ में भी थे, और भी उसके मेरा दिमाग में थे। उसके अलावा भी हम थिएटर लेवल पे भी हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्मों के जरिए ही मिलते थे। मतलब फारूक और मेरा ऐसा था कि कोई भी घटना घटती थी देश में, कोई इंपॉर्टेंट, तो हमारी एक तबादला ख्यालात होता था, फोन पे एक बात होती थी, ऐसा हुआ यार, ये सही हुआ या गलत हुआ, ऐसी एक बात होती रहती थी उनके साथ। और सर पहले के समय के कोई एक्टर्स जिनको देख के आपको लगा हो कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो उनकी एक्टिंग से? बलराज साहनी, मोतीलाल, बहुत लोग हैं सर। किसी की फिल्में या किसी का सिनेमा आपको कभी जिससे मुतासिर किया हो सर? बहुत बहुत लोग हैं। मुझे गुरुदत्त ने बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे अगर एक्टर्स में देखा जाए तो दिलीप साहब, राज कपूर, जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर की टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। महमूद तो थे ही अच्छे, मैंने उनके साथ काम भी किया, महमूद के साथ मैंने काम भी किया काफी। वो हमारे तुम्हारे में भी थे महमूद, उसके अलावा भी मैंने उनके साथ एक सीरियल भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो कि, देखिए मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप में दम नहीं होता ना, तो आप बहुत लंबा चलते नहीं। फिर आप भले ही हीरो हो या कॉमेडियन हो या कोई भी हो, आप में कहीं ना कहीं एक स्पार्क होता है जो आपको बाकियों से अलग करता है, कुछ तो है वो। और वही एक स्पार्क है जो आपको लॉन्गिविटी देता है, या जो आपको लाइकेबिलिटी देता है ऑडियंस के साथ, जो आपको एंडियरेबिलिटी देता है, क्या आप पसंद आते हैं ऑडियंस को, वो प्यार करते हैं आप। तो ये एक, और जिनमें नहीं होता है वो एक्टर, वो राइटर डायरेक्टर छट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जो आगे चलते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग एक टेंजेंट छोटा सा होता ही होता है। सर एक सवाल मन में आया, थिएटर की हमने बात की बहुत, उत्पल दत्त जी ऐसे कलाकार हैं सर, उत्पल दत्त जी के बारे में अगर हम थिएटर की बात करें खासतौर से, तो थिएटर में उत्पल दत्त जी का बहुत दखल रहा और बहुत जानी मानी शख्सियत है, फिल्मों में तो है ही। उनके साथ काम करने का अनुभव सर कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? तो उत्पल दत्त जी के बारे में बहुत कम बात होती है। हाँ, मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। एक तो ये थी मेरा दामाद, और एक मैंने फिल्म की थी बहू रानी। उसमें मेरा बहुत मजेदार उनके साथ कैरेक्टर था। वो अपने स्टाइल के अलग एक्टर थे, और वो जो क्या बंगाली थे, और तो हिंदी में जब काम करते थे तो और वो डायलॉग रिकलेक्ट करते थे, वो जो हम उनके जो पॉज जो बड़े फेमस है, अच्छा 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 हाँ, तो ये जो वो पॉज लेते थे अपने लाइनें याद करने के लिए, हिंदी में क्या लाइन है, क्योंकि वो लैंग्वेज का थोड़ा सा हल्का सा रहता था उनको, बहुत तो नहीं, हल्का सा रहता था, लेकिन वो उनका ये इतना प्यारा स्टाइल बन गया कि वो इसी में फिर काम, उन्होंने बहुत सारा काम किया। बिल्कुल सर, कोई ऐसा रोल जो आपको वाकई लगता है इतना सारा काम करने के बाद भी एक कोई ख्वाहिश होती है, हर कलाकार की भूख होती है, कुछ कसक रहती है, कुछ नहीं? मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता, मैं मानता हूं कि हर एक रोल ऐसा होता है कि आप उसमें जान डाल दें, कोई भी रोल हो। सर शेरो शायरी में आपका दखल हम अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ अगर आप सुनाएं सर हम लोगों को। और मैं उसी वसीले से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने म्यूजिक की बात की, फिल्म म्यूजिक की सर, तो फिल्म के कुछ सॉन्ग्स जो आपको मुतासिर करते रहे हों जिंदगी में बारहा। और
ये अभी जो हालात चल रहे हैं इस पे मैंने कुछ लिखा था बेशक। कि या खुदा मैं कैसे बुझाऊं ये कैसी आग लगाई, या खुदा मैं कैसे बुझाऊं ये कैसी आग लगाई है, ना चिंगारी है ना आतिश है और ना दिया सलाई। कहते हैं कि कयामत के रोज मिलेंगे हम, कहते हैं कि कयामत के रोज मिलेंगे हम, आओ मिल लेते हैं ये कयामत ही तो आई है। और दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने समझाया था, दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने समझाया था, अपनों से भी दूर रहो अब ऐसी नौबत आई है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल्कुल सर। जो अभी जो आर्टिस्ट है, हम लोग सुनते हैं कि एक डेकोरम जो है चेंज हो गया है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैसेज तो नए कलाकारों के लिए यही है कि अपने काम को पहले जानना बहुत जरूरी है। अपने काम को जानना बहुत, अब काम जानने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने टैलेंट को, अपने एक्टिंग को ही जाने, क्योंकि एक्टिंग जो है ना वो एक पैकेज है। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी इसी बातचीत में बच्चन साहब के बारे में, तो वो सिर्फ टैलेंट ही नहीं है कि आपको कितना डायलॉग डिलीवरी आप कितनी है, आपको टैलेंट कितना है, सिर्फ वही नहीं है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, डिसिप्लिन कितना अच्छा है, पंक्चुअलिटी कितनी है आपकी, आप किस तरह से पेश आते हैं छोटे बड़े के साथ, ये एक पैकेज होता है। आप अपने करियर को किस तरह से फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं या ले जाना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी, इट्स नॉट वन थिंग ओनली, अगर सिर्फ टैलेंट ही हो, जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर लाइन है, सब लोग बार बार बोलते हैं कि यार मेरे को एक्टर जो है ना वो 19 चल जाएगा, लेकिन आर्मी 19 नहीं चलेगा, आर्मी मेरे को 21 ही चाहिए। सर साई मैम से मेरी बात हुई इंटरव्यू के लिए, साई पर मैम से, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। कोई सर ऐसी खास बात उनके बारे में आप शेयर करना चाहें जब वो मुझसे बात करें तो वाकई उसको एड ऑन कर सके कि आपके कलाकार आपके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए सही बहुत टेम्परामेंटल डायरेक्टर हैं। टेम्परामेंटल का मतलब ये है कि उनको ना एक गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन ठंडा भी उतनी जल्दी होता है। वो अगर अगर वो आप पे भड़की हैं तो ऐसा नहीं कि उसको लेके चल रही हैं साथ साथ, सडनली आप आधे घंटे के बाद आप उसी मूड में है कि उन्होंने आपको डांट दिया, लेकिन आप उनसे मिलोगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा वो तो कब की भूल चुकी है, उसको तो याद भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम में ना, अगर वो आपसे काम को लेकर ही वो उनके गुस्से के वो निकलते थे, तो काम के बगैर नहीं, काम के बगैर तो क्या हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जोक मार रहे हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की है, सही की उसमें कोई शक की बात तो है ही नहीं। तो लेकिन जहां पर ये लगे कि हाँ भाई अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो वहां वो थोड़ा, और लेकिन सबके साथ, ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर भी वो गुस्सा हो जाती है, और फिर वो थोड़ी देर में उसको भूल जाती है, उसको याद नहीं रहता। सर देवानंद साहब से जो किसने पूछा अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि देवानंद साहब को दुनिया याद करे तो कैसे, या देवानंद खुद को देखते हैं तो कैसे, या उनको डिफाइन करना हो तो कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं वही चीज अगर रिफ्रेश करके आपसे पूछना चाहूँ कि राकेश बेदी खुद को जब देखते हैं, खुद को, बाकी लोग उनका आकलन करते हैं वो तो है ही, लेकिन बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर पोएट, और जो आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे और जो शेड्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, इन टोटलिटी राकेश बेदी जब खुद को देखते हैं तो कोई गीत जो उनके जहन में आता हो? देखिए अगर मुझे आप फोन करती हैं तो मेरा गाना बजता है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में आप आए। तो रफी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ मैं, लेकिन जो मेरी फिलॉसफी है, मैं जिस फिलॉसफी से जीता हूं, वो मेरी एक कविता है, और उसकी चंद लाइनें आपको सुनाता हूं कि इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल,
इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा, तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। तो बहुत संभल संभल के चलना जो है वो भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे रिस्क लाइफ में लेने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, ओके।